परीक्षार्थियों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। यह जो है पेपर आपके सामने 12वीं NCERT होम साइंस के पर आधारित है। 2022 में जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया था उस पर यह आधारित है। बताते चलें कि आपको इस पेपर में कुल 70 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको केवल और केवल 35 प्रश्न करने हैं, 50%, ठीक है ना। लेकिन सारे प्रश्नों को आप देखेंगे, यदि 22 और 23 के यदि मॉडल पेपर आप देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपके सारे के सारे प्रश्न जो 35 से आपको करने हैं, ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहीं से। तो और ये जो पेपर है, ये सभी जो प्रयोगी, इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों की पूरी व्याख्या की गई है, उसके ऑप्शन पर भी चर्चा की गई है ताकि आपको वो पूरा अच्छे से याद हो सके, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको कई विषयों के पेपर आपको मिल रहे हैं। आप इस चैनल के जो भीतर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके लिंक को खोल के और उस चैनल पे आप भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस के भी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, साथ साथ हिंदी और संस्कृत के भी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे जरूर एक सवाल आपको आएगा ही आएगा। इसमें पूछा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। तो बताते चलें कि ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड क्या होता है। GLAND ग्लैंड जो होता है, तो हमारे शरीर के भीतर जो है कुछ ऐसे अंग, आंतरिक अंग पाए जाते हैं जो ग्रंथियों के रूप में कुछ न कुछ स्राव करते हैं, ठीक है। स्राव क्या करते हैं, तो ये जिस जो केमिकल रसायन का स्राव करते हैं उसी को हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या होता है, प्रोटीन का रूप होता है या तो स्टेरॉइड का रूप होता है। स्टेरॉइड जो उत्तेजक उत्तेजना के लिए जिम्मेदार है, तो स्टेरॉइड का रूप होता है। तो मोस्टली जो है वो प्रोटीन का ही रूप होता है। हार्मोन, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि हार्मोन किसका रूप है, तो प्रोटीन का रूप है, इसको भी याद रखेंगे। और ये क्या है, हमारे शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक अंतःस्रावी यहाँ आपको लिखा है और दूसरी होती है बहिर्स्रावी, ठीक है, बहिर्स्रावी। तो इन दोनों ग्रंथियों में इसमें अभी बहिर्स्रावी आएगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे। बताते चलें कि जो पूछता है यदि आपसे कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यकृत हो जाएगा, यकृत या लीवर, ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लीवर कहते हैं। लेकिन यदि ये अंतःस्रावी यदि पूछता है, ध्यान देंगे, तो अंतःस्रावी यदि पूछता है तो उस स्थिति में ये सबसे जो बड़ी ग्रंथि हो जाएगी वो थायराइड हो जाएगी, ठीक है। अगला ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये महिला और पुरुष दोनों में पाई जाती है, तो ये थायराइड ग्रंथि है, ये महिला और पुरुष दोनों में पाई जाती है। अन्य ऑप्शन पर चर्चा करें तो वृषण और अंडाशय, ये जो है ये पुरुषों के जनन ग्रंथि है पुरुषों में, और ये जो है महिलाओं के लिए है, ठीक है। महिलाओं में ये पाई जाने वाली, महिलाओं में पाई जाने वाली ये ग्रंथि है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा थायराइड। अब थोड़ा थायराइड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूछता है कभी कभी कि थायराइड जो है वो कौन सा हार्मोन सक्रिय स्रावित करता है, तो इसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये जो सीधे सीधे जो है आयोडीन, आयोडीन जो हम नमक में, कई बार प्रचार में आप लोग देखे होंगे, पूछता है कि आपके नमक में आयोडीन है क्या, तो ये आयोडीन से सीधे सीधे ये जो ग्रंथि है ये पूरा का पूरा नियंत्रित होती है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक बात और, यदि पूछ दे कि थायराइड ग्रंथि जो होता है उसके असंतुलन से क्या होता है, तो बताते चलें ये घेंघा रोग, ठीक है ना। जो घेंघा रोग आपको पूछता है तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। तो ये कई बार प्रचार में देखे होंगे कि मस्त लिखता है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए, तो मानसिक विकास को भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। मस्तिष्क का हल्कापन, यदि बच्चे जो है यदि इसके असंतुलित मात्रा यदि स्रावित होती है तो उससे। और तीसरा ये कि थायराइड ग्रंथि, थायराइड अक्सर लोग सुनते होंगे कि हमारा थायराइड लेवल बढ़ गया है, तो ये मोटापा को, इसके कारण शरीर में क्या होती है, सूजन आ जाती है, फूल जाता है शरीर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। यदि ग्रंथि पूछता है तो वो यकृत हो गया, यदि अंतःस्रावी पूछता है तो ये हो जाएगा आपका। और अंतःस्रावी की एक विशेषता होती है, इसमें डक्ट्स जो नलिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। और इन सभी जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सबका जो नियंत्रण है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि ये भी आप रखेंगे, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप 2 बार 3 बार सुन लेंगे, इस प्रश्न को केवल, तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि आपातकालीन हार्मोन के रूप में किसको जाना जाता है। तो बताते चलें कि आपातकालीन जो हार्मोन है वो एड्रेनालिन कहते हैं, ठीक है ना, एड्रेनालिन, ठीक है। और ये जो है एड्रेनल ग्रंथि, इसी को हम हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं, ठीक है ना, अधिवृक्क। और वृक्क मतलब क्या होता है, वृक्क मतलब होता है किडनी, ठीक है ना, किडनी। और ये किडनी के क्या है, ऊपर स्थित होता है। जैसे हमारे शरीर में ये जो रीढ़ की हड्डी है, दोनों साइड में ये किडनी है, और किडनी के ऊपर में ये जो एड्रेनलिन ग्रंथि होती है ये स्थित होती है। क्या करती है थोड़ा सा जानेंगे। इसको हम आपातकालीन, जैसे जो हार्मोन जो स्रावित होता है उसको एड्रेनलिन कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण आपको देते हैं, यदि आप कभी जाते होंगे बंदर के पास, यदि आपको बंदर ऐसे दांत दिखाता है तो उस समय आपके क्या होते हैं, सारे रोए खड़े हो जाते हैं। तो दो स्थितियां होती है। रोए खड़े होने का मतलब यही, उस समय एड्रेनलिन जो ग्रंथि है वो स्राव कर देती है। वो क्या करती है, क्योंकि आपातकाल स्थिति होती है, उस स्थिति में इसको हम लड़ो और उड़ो ग्रंथि भी कहते हैं। ध्यान देंगे, इस अधिवृक्क ग्रंथि को लड़ो और उड़ो, क्योंकि ये आपातकाल की स्थिति होती है। तो उस स्थिति में क्या, जैसे हम एक्सीडेंट देखते हैं तो क्या होता है, लगता है ना कि हमारा शरीर जो है वो कांपने लगता है। तो इसकी ग्रंथि जब ये एड्रेनलिन स्रावित होती है तो इससे क्या होता है, हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो वो दो स्थितियों के लिए, या तो मारने के लिए, मारिए और भागिए, तो ये दोनों स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी से झगड़ा होता है तो क्या होता है, हमारा जो हृदय है धड़ 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 वो धड़कने लगता है। तो इसमें यही होता है, यही ग्रंथि जो है उस समय स्रावित होती है। तो वो दोनों स्थिति पैदा करती है, कहती है कि लड़ो, और लड़ने के बाद जो है वो भाग जाओ। तो ये एड्रेनलिन ग्रंथि को, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इसको लड़ो और उड़ो ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रेनलिन। चलिए पैराथार्मोन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। पैराथार्मोन क्या होता है, तो आप एक ग्रंथि है, जैसे थायराइड अभी सुने हैं, थायराइड हार्मोन से इसमें आया हुआ है। तो पैराथायराइड एक ग्रंथि होती है, एक थायराइड ग्रंथि होती है, और उसी के थोड़ा सा ऊपर ये गले में दोनों स्थित होती है। ये हमारा गला है ना, और इस गले में, जैसे ये हमारा गला हो गया, और गले में यही जो होता है, तो यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि हो गई, और उसी के ऊपर जो है छोटी सी, बहुत छोटा इसकी साइज होती है, ये पैराथायराइड इसको कहते हैं, पैराथायराइड। और ये जो ग्रंथि क्या करती है, ये पैराथायरॉक्सिन, जो उसमें थायरॉक्सिन वो हार्मोन का स्रावन करती है, और ये पैराथायरॉक्सिन का स्रावन करती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो हमारे सारे आंतरिक जो है, सारे अंतःस्रावी हार्मोन को कंट्रोल करती है, अंतःस्रावी हार्मोन को, ठीक है ना। लेकिन ये जो पैराथायराइड है ये इसके नियंत्रण से मुक्त होता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, लेकिन ये जो पैराथायराइड है ना, इसके नियंत्रण से मुक्त होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब इसका कारण होता क्या है, बताते चलें कि ये जो हमारे शरीर में पैराथायराइड है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब आगे वाले क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कि कैल्शियम का क्या हमारे शरीर के लिए उपयोग है, ठीक है। तो इसको इतना याद रखेंगे, पैराथायरॉक्सिन। और इसमें जो अगली ग्रंथि है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। इंसुलिन, ये क्या है, इंसुलिन का जो स्रावन करने वाली ग्रंथि है, इसको हम अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय, या इसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। देखेंगे क्यों थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि इससे एक प्रश्न एकदम आना ही आना है। ये जो हम चर्चा किए, इससे एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अग्न्याशय क्या करता है, इंसुलिन क्या होता है, ये शर्करा, जो हमारे रक्त में शर्करा का जो लेवल होता है, इसी के कारण, इंसुलिन के ही कम या अधिक श्रावण होने के कारण कौन सा रोग होता है, जैसे शुगर, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत प्रचलित शब्द है, जो मोटापा के कारण हो जाता है लोगों में। तो ये शुगर रोग जो होता है, तो शुगर रोग आजकल, या इसको बिहार में चीनियवा रोग कहते हैं, ठीक है ना, चीनियवा रोग कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये क्या है, चीनी मने ये शर्करा मने जो मिठास, लोग क्या करते हैं, इसके जो लोग जिसमें अधिक इसकी मात्रा होती है, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उनको लोग कहते हैं ना कि हम मीठा नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, इस तरह का इसमें निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो गया वो हो गया
एड्रेनलिन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा महिलाओं में। ठीक है, ये क्या होता है इसको देखिए, इसका और दूसरा नाम अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी नलिका भी कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी नलिका भी कहते हैं, तो कई बार ये भी पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, और ये गर्भाशय के ठीक है, ये जो गर्भाशय का इस तरह से एरिया होता है, इसमें ऐसे पाइप की तरह दोनों तरफ में ये लगा होता है। तो ये जो हो गया फैलोपियन ट्यूब, इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि टिटैनी का कारण है। ठीक है ना, टिटैनी क्या है? टिटैनी जब टिटनस, इसी को हम टिटैनी क्या है? एक वायरस का नाम है जो कि जिससे टिटनस रोग होता है। ठीक है, और ये टिटनस करता क्या है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को बहुत ही कम कर देता है। अभी हमने कहा था आपको पैराथायराइड के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, तो यहाँ थायराइड ग्रंथि है गले में, और गले में ये थायराइड के ऊपर पैराथायराइड होता है। तो ये जो ग्रंथि है, इसी के कारण जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जो है वो नियंत्रित होती है, जिससे दांत और हड्डियां, ठीक है ना, दांत व हड्डियों को ये प्रभावित करती है। ठीक है, और ये कैल्शियम जब टिटेनस जो होता है, तो टिटेनस से शरीर में जो क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जो है वह बहुत कम हो जाता है। और इसका क्या कारण क्या होता है, मांसपेशियों में भी, जैसे कैल्शियम का संबंध तो हड्डियों से है, लेकिन इससे मांसपेशियों में भी क्या होता है, खिंचाव होता है। और टिटेनस जब रोग होता है तो इसको हम धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कई बार ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, धनुष टंकार जो है वो, धनुष टंकार। तो ये क्या होता है, टेटनस के कारण जब क्या होता है, मस्तिष्क में भी झंझनाहट होती है, पूरा जो रीढ़ की हड्डी है वो जाम हो जाती है, तो मस्तिष्क को भी ये प्रभावित करता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे तंत्रिका तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, ये सब आप याद रखेंगे। जब भी टेटनस का नाम आता है तो इसको जरूर आप ध्यान देंगे। इससे जकड़न हो पाएगा, जबड़ा और गर्दन जो है वो, जबड़ा और गर्दन जो है वो दोनों जो है वो जकड़ जाते हैं। तो ये बहुत, और गर्भावस्था के दौरान जो है ना, यही कारण है कि टिटनस के जो टीके हैं वो लगाए जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप इसको जरूर आप नोट कर लेंगे, ताकि ये क्वेश्चन जो है, अब इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको गलत ना हो। अगला प्रश्न है कि इसमें एक अन्य ऑप्शन पे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए कि लोहे का निम्न स्तर होता है तो इसके कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। लोहे की कमी से क्या, कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ठीक है ना, इसको रक्त अल्पता भी कहते हैं, रक्त अल्पता भी कहते हैं, या खून की कमी भी इसको कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन निगेटिव में पूछा है, ध्यान देंगे, आपके प्रश्नों में यही ध्यान देना है कि ये कहीं निगेटिव में पूछा है। तो कहते हैं कौन भोजन को दूषित नहीं करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया दूषित करते हैं, और फफूंद भी दूषित करते हैं, खमीर से भी भोजन, देखिए खमीर के बारे में भी चर्चा होगी, तो खमीर से भी दूषित हो जाता है। ये जो है स्वच्छता है, यदि हम साफ सफाई रखेंगे तो ये दूषित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि संक्रामक रोगों का कारण होता है, तो संक्रामक रोग, ये बैक्टीरिया को हम जीवाणु भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और वायरस इंग्लिश लिखा है, इसको हम हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे। तो ये दोनों क्या है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रोग भी फैलते हैं, सूक्ष्म जीव। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, तो जब बहुत ज्यादा केमिकल डालते हैं तो क्या होती है, मृदा जो है, हमारी मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इसको मृदा भी लिख सकता है, देखिए मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में नापते हैं, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद, ठीक है ना, ये शुद्ध शब्द दिया है, डिलीवरी के बाद जो है वो स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे जब बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही जब बाहर निकलेगा तो भूख लगेगी, तो सामान्य सी बात है कि तुरंत, जन्म के तुरंत बाद ही उसको हम भूखा नहीं रख सकते। ये है, कई बार ये ऑप्शन नहीं देता है, तो उसका जो सबसे कम समय होगा उसको आप लगाएंगे, क्योंकि मैं कई क्वेश्चन देख रहा था उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया था, तो जो सबसे न्यूनतम समय होगा उसको आप लगाएंगे। थोड़ा पे सेटिंग में गड़बड़ी हो गई है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता। ठीक है, तो गुर्दा जो हो गया, ये हमारा किडनी हो गया। ठीक है, इसको ब्रिक भी कहते हैं, किडनी हो गया, इससे बाहर निकलता है पानी, ये ब्लड को वो जो
जो टॉक्सिक पदार्थ है उसको ये छान के बाहर निकालता है। त्वचा से पसीना निकलता है, ठीक है, तो ये भी जल को बाहर निकालता है। और इसमें फेफड़ा दिया है, तो फेफड़ा से भी जब हम सांस लेते हैं तो जाड़े के दिनों में चाहे कभी भी, तो आप देखते होंगे हमारे मुंह से भाप निकलती है, वाष्प निकलती है, तो ये भी जल के बाहर निकलने का कारण है। पेट है, पेट जो है वो केवल हमारे शरीर में पाचन का कार्य करता है, इसको याद रखेंगे स्टमक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, नहीं दिया है इसलिए पेट में आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को निगेटिव जरूर पढ़ लिया करें कि क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा कि चाय पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया जाएगा। तो जो उपभोक्ता वस्तुएं जो कि ठोस रूप में होती हैं, जो हमारे भोजन से अलग है, तो उन पे ISI, जैसे कुकर हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब पे क्या है, आपको ISI मार्क जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर भी फ्रिज को कहा जाता है, प्रशीतक भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है। और FPO जो होता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा, ये एक मार्क इस पे दिया रहेगा। और FPO क्या है, इसमें जैसे फलों से संबंधित, ठीक है ना, फलों से संबंधित जो है जो भी उत्पाद होंगे उन पर FPO का निशान। अभी ये क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सूखी धुलाई, ठीक है ना, इसको ड्राई क्लीनिंग भी कहा जाता है। और इससे क्या होता है, सूती वस्त्र भी धोए जा सकते हैं, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। यदि सूती वस्त्र नहीं रहेगा तो ये इसमें रेशमी और ऊनी को जो है वो खास तौर से धोया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि नीला और पीला को मिला के, तो नीला, पीला और लाल, ये तीन क्या हो गए, प्राथमिक रंग हो गए। और इन तीनों में से किसी दो को मिला के बनाएंगे तो उसको हम द्वितीयक रंग कहते हैं, द्वितीयक रंग। तो थोड़ा सा सोच के देखिए, नीला और पीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हरा बनेगा, ठीक है ना। शेष ये जो तीनों ऑप्शन दिया है, ये क्या है, प्राथमिक रंग है। इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, आंतरिक सजावट, ये है साज सज्जा से संबंधित है। तो साज सज्जा जो संतुलित होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए, और आयोजन उसका प्लान करके होना चाहिए। सामंजस्य जो है नहीं पूछा है, तो सामंजस्य जो है वो नहीं होगा, असला इसका सही उत्तर हो गया सामंजस्य, ठीक है। तो जब भी हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो रंगों का भी ध्यान रखना चाहिए, उम्र के हिसाब से मूल्य का भी ध्यान रखना चाहिए, अवसर का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो होगा उत्तर उपयुक्त तो सभी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गर्मी में घर के पर्दों का रंग, तो घर का पर्दा हो किस रंग का होना चाहिए, तो ये हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है। ये भी पूछता है कि गर्मी के दिनों में हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए, सफेद या थोड़ा सा हल्के रंग का पहनने से क्या होता है, गर्मी थोड़ा सा कम लगती है। प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, कौन सा कपड़ा जो है कीड़ों द्वारा बनाया जाता है, खाया जाता है, एक क्वेश्चन आया था, खाया जाता है, और ये बनाया जाए, तो बनाने के लिए जो है रेशम का कीड़े होते हैं, और उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, रेशम का धागा बनाते हैं, उससे कपड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन प्रभावित नहीं करता है, तो रंग के लिए तो उम्र जो है वो, तो इसमें उम्र के हिसाब से कपड़े जो खरीदे जाते हैं, वो कौन सा व्यक्ति है, तो किस प्रकार के छोटे बच्चों को हम रंगीन कपड़े, लाल पीले लाल हरे पहनाते हैं ना। मौसम भी प्रभावित करता है रंग का चुनाव, ये ध्यान देंगे, गर्मी के दिनों में हम हल्के रंग के कपड़े और जाड़े के दिनों में गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं। अवसर भी प्रभावित करता है, किस अवसर पे हमको किस रंग का कपड़ा पहन के जाना है। तो मूल्य जो है वो प्रभावित नहीं करता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है। पोषणहीनता मतलब सामान्यतः ये किशोरावस्था में जो बच्चियों को कमी किसकी होती है, तो खून की कमी हो जाती है, तो ये एनीमिया, ये पोषणहीनता से संबंधित है। शेष तो ये क्या है, बीमारियां हैं, ठीक है ना, मलेरिया हो जाता है, बीमारी है, ब्रोंकाइटिस, ये ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये हमारे फेफड़े में जब सूजन संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों में जलन महसूस होती है, फेफड़ों में, है ना, तो इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है। और ये इन्फ्लुएंजा क्या है, एक प्रकार का फ्लू होता है, ये वायरस से फैलता है ना, वायरस से फैलता है, और इससे भी फेफड़े प्रभावित होते हैं हमारे। देखिए इसमें फ्लू शब्द आया हुआ है, तो ये फ्लू जो है वायरस है। तो जैसे मुर्गे जो खाते हैं लोग, पक्षियों को खाते हैं, तो उसमें N1H1 ऐसे करके ये वायरस था, तो ये बहुत प्रभावित। इन्फ्लुएंजा वही इन्फ्लुएंजा का ही रूप है, बल्कि कोरोना भी एक इसका हम कह सकते हैं कि कोरोना भी एक प्रकार का उदाहरण है, इन्फ्लुएंजा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत, तो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो विनियोग मतलब क्या होता है, कहीं पैसा हमको जमा करना चाहिए या लगाना चाहिए जिससे पैसे में क्या है, वृद्धि हो, ठीक है ना। तो इसको हम निवेश भी कर सकता है ना, विनियोग को निवेश भी कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट। बजट बना के हम रहेंगे, बचत भी करेंगे, इनमें से सभी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ठीक है। तो अपमिश्रण क्या होता है, जब हम किसी भी कोई भी उपभोक्ता वस्तु है उसमें यदि मिलावट कर देते हैं, जैसे दूध में पानी मिला देते हैं या सरसों के तेल में यदि हम रिफाइंड मिला के लोग दुकानदार वगैरह बेचते हैं, तो ये इसी को हम अपमिश्रण कहते हैं। इससे क्या होती है, उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जो है वो घट जाती है। तो इसको रोकने के लिए क्या है, एक नियम अधिनियम बनाया गया था, वो 1954 में बनाया गया था। समय समय पर इसको 1964 में फिर इसमें संशोधन हुआ, 3 बार संशोधन हो चुका है, 1964, 76 और 86 में। तो ये इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन 1954 में ये अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, लागू किया गया था। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये लागू पूछा है तो लागू 55 में हुआ था, ठीक है ना, जून 55 में ये लागू हुआ था, जून 1955 में, याद रखेंगे। पास हुआ था कब, तो ये सितंबर 1954 में ये पास हुआ था, और ये जून 55 में लागू होते थे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इसको संशोधित कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन विकिरण विधि से, विकिरण मतलब उसको हम ठंडा या गर्म रख के, तो कोल्ड स्टोर में हम आलू को रखते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आलू, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, साधारण क्वेश्चन है कि खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग राख का भी उपयोग करते हैं देहात गांव में भी, लेकिन इसके लिए सबसे सर्वोत्तम क्या है, साबुन और पानी का। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है। अपमिश्रण तो वैसे ही बहुत खराब चीज है, तो ये इसमें क्या है, तो पीला रंग मिला के जो है ना, और औषधियों को उसमें डाल के हल्दी में लोग बेचते हैं, तो ये पीला रंग इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कपड़ा धोने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। क्या चाहिए, जल चाहिए, धुलाई मशीन रहेगा तो ठीक ही है, ये डिटर्जेंट भी जरूरी है। देखिए, कपड़ा धोने के लिए जो साबुन होता है उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं, और नहाने के लिए जो साबुन होता है उसको सॉप या साबुन कहते हैं। तो साबुन नहीं पूछा है, तो साबुन नहाने के लिए काम आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साबुन, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ठीक है, इसको हम एनएससी भी कहते हैं, एनएससी, ठीक है ना। एनएससी कौन जारी करता है, तो ये डाक खाना जारी करता है, केवल डाक खाना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत तो लंबाई आती है, वजन भी आता है, दांत भी है, भाषा जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है ना, ये ज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन पूछा है कि दूध को संरक्षित करने के लिए, दूध को जब संरक्षित करना होता है तो बड़े लेवल पर क्या करते हैं, इसको पास्चुराइज करते हैं, मतलब बहुत अधिक देर तक इसको गर्म करते हैं, ठीक है, और गर्म करने के बाद झटके से इसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो इस विधि से दूध को काफी दिनों तक हम रख सकते हैं, ठंडा कर रख, ठंडे तापमान में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डीपीटी का टीका जो है वो किस बीमारी से बचाता है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, इसका देखिए डी, पर्ट्यूसिस काली खांसी, और टी डीपीटी, मतलब इस तीनों से बचाता है, ठीक है। 6 सप्ताह के अंतर्गत बच्चों को, जो बच्चा पैदा होता है नया, उनको 6 सप्ताह के अंतर्गत इसको लगवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि समेकित बाल विकास योजना जो होती है 1975 में ये शुरुआत हुई थी, और ये बच्चों और महिलाओं को के लिए ये है, ठीक है, पुरुष वृद्ध नहीं आएंगे उसमें, तो बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि साबुन किस मिश्रण से बनता है। तो वसा, माने उसमें वसा भी, तेल भी होता है, और छार को मिला के जो केमिकल होता है, ये रसायन हो गया, और ये वसा तेल को मिला के बनाया जाता है साबुन। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो देखिए, इसमें लोग सभी लगाएंगे, लेकिन इसके लिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है जिम्मेदार है। जो विभिन्न प्रकार के कल कारखाने हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जो है वो क्या करता है, ये हमारे वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये प्रदूषण वाली गैस नहीं है, ठीक है ना, इसको याद रखें। और ये मोनोऑक्साइड जो है ना, ये मोनोऑक्साइड जो कोयले के जलाने पे बहुत ही दम घोटू
दम घोट देती है। जैसे जाड़े के दिनों में लोग कोयले को जला के और दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो धीरे धीरे पता नहीं चलता है उनके शरीर में क्या होता है। ये जो विष है जो उनके रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन की मात्रा को एकदम खत्म कर देती है। इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का जो वर्षा का जल जो होता है, इस पर हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, इसलिए कम समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से, ठीक है ना, क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, याद रखेंगे। और ये जो बीसीजी का टीका है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, तो बैसिलस कालामिटी, बैसिलस कालामिटी ज्यूरिन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये कई बार इसका क्वेश्चन फुल फॉर्म भी पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मौद्रिक है, मौद्रिक मतलब पैसा मिलता है सीधे सीधे, मकान का किराया से क्या होता है, पैसा मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एड्स का क्या कारण है, ठीक है, तो एड्स क्या होता है, एक ये वायरस से होने वाला रोग है। इससे क्या होता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे ये प्रभावित करता है। इंग्लिश में हो सकता है कि इंग्लिश में पूछ देते इम्यूनिटी सिस्टम को। इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है कई लक्षण जब दिखाई देने लगते हैं, डिफिशियंसी माने होता है कमी, है ना, और इम्यून माने वही प्रतिरोधक क्षमता, और एक्वायर्ड माने समेकित रूप से, तो यही एड्स का फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होता है, तो देखेंगे हैजा जो प्रदूषित भोजन जल से होता है, टाइफाइड भी भोजन जल से होता है, डायरिया भी होता है, मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा थकान का लक्षण है, ठीक है, थकान जो होता है, थकान होती है तो उसमें सिर दर्द भी होता है, चक्कर भी आता है, सुस्ती भी होती है, तो इनमें से सभी इसका जो उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा, रेशा मैंने वही धागा फाइबर जिसकी बात की जा रही है, तो जूट भी प्राकृतिक है, कपास भी प्राकृतिक है, ये सिल्क है। ये सिल्क क्या हो जाएगा, इसको हम प्राणिज कहते हैं, प्राणिज रेशा हो जाएगा, और ये दोनों जो हो गए वानस्पतिक रेशा के अंतर्गत आएंगे, वानस्पतिक रेशा। तो ये नहीं है पूछा है तो इसका नायलॉन हो जाएगा, ये विभिन्न प्रकार के केमिकल से बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा है, तो कैल्शियम, सब लोग जानते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। और सोडियम क्या करता है हमारे मांसपेशियों को, ठीक है ना, मांसपेशियां जब थकान का अनुभव होता है ना, तो मांसपेशियां ये सोडियम की कमी से थकान महसूस होने लगता है, मांसपेशियों के संकुचन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो देखिए क्वेश्चन तो पहले डाउटफुल लग रहा है ना, नहीं होती है, तो सभी के लिए आहार आयोजन आवश्यक होता है। जैसे किशोर है तो इसमें बहुत से चेंजिंग होते हैं, तो इसके में क्या होता है कि किशोर के लिए भी आहार आवश्यकता है। वृद्ध लोग होते हैं वो भी जो है उनको भी हाई डाइट जो इनको भी जो फाइबर वाले फूड दिए जाने चाहिए, बहुत हाई हेल्दी में उनको हम नहीं दे सकते हैं। और वयस्क के लिए भी आहार आयोजन होना चाहिए, क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वयस्कों में आहार आयोजन नहीं होने से क्या हो रहा है कि मोटापा या बीपी ये समस्या आ रही है। इसमें नवजात शिशु जो है सबसे नियरेस्ट उत्तर लग रहा है, इसका जो उत्तर है वो ये नवजात शिशु होगा। यदि बहुत आवश्यक होगा तो इस प्रश्न को करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर है 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी जो है पानी का क्वथनांक होता है, क्वथनांक, और इसी पर जो सारे कीटाणु हैं वो मर भी जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। तो हालांकि ये 100 पर क्वथनांक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 100 से ऊपर, तो मतलब 100 के ऊपर यदि हम करेंगे तो 110 भी हो सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसका जो 100 क्वथनांक के कारण ये क्वथनांक के पे क्या होता है कि कीटाणु जो है मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि माँ का दूध प्रदान करता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो इसमें वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज, मिनरल्स ये सब होंगे, तो इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि हार्मोन नहीं होगा, हार्मोन के कारण ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है? तो निर्जलीकरण, किसी भी चीज को सुखा देते हैं तो उसको निर्जलीकरण कहते हैं। गहरी डीप डीप उसको फ्रीज करते हैं, मतलब बहुत ठंडा कर देते हैं, जैसे पनीर वगैरह है, उसको जमा के बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो पत्थर की तरह हो जाता है, तो उसको बहुत दिनों तक हम रख सकते हैं, तो इसी को हम डीप फ्रीजिंग कहते हैं। पाश्चुरीकरण, जैसे दूध, जो पैकेट वाले दूध आते हैं, इसको पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं, और इसमें एक निश्चित तापमान तक उसको गर्म करते हैं और उसके बाद झटके से ठंडा करते हैं, तो उसमें जो जो कीटाणु कीट जो होते हैं वो मर जाते हैं, तो इसको पाश्चुरीकरण। तो ये खमेरीकरण हो गया इसका, ठीक है ना। खमेरीकरण क्या होता है कि इसकी भोजन बनाने की एक विधि है जिससे पौष्टिकता जो है वो भोजन में बढ़ जाती है, तो ये इसको याद रखेंगे, खमेरीकरण को। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मानवीय संसाधन है? तो मुद्रा क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया मानवीय संसाधन है। कौशल, ये भी मानवीय से संबंधित है। और ऊर्जा जो है वो, ऊर्जा भी क्या है? मानवीय संसाधन है। ये इसमें समय जो होगा नहीं है, नहीं है, निगेटिव पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जो पिछले वीडियो में मैंने बहुत चर्चा किया है, तो सभी वीडियो को 5 वीडियो है, आप देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है? तो स्टार्च जो होता है गेहूं, स्टार्च जो है वो गेहूं और आलू में पाया जाता है, याद रखेंगे। गेहूं, आलू और मंड, जो चावल का जो होता है, जैसे माड़ होता है, उसको हम स्टार्च कहते हैं। गेहूं, आलू और चावल में पाया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ये है, हो ही गया। सेलुलोज जो है वो फलों में पाया जाता है, सॉरी, सेलुलोज जो है वो, तो जो पौधों के जो तने होते हैं, जैसे आप पुआल वगैरह देख रहे होंगे, पुआल या कागज, ये सब क्या है? सेलुलोज के रूप है, कागज, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ग्लूकोज, ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन एक किण्वित खमीरीकृत दूध उत्पाद है? तो किण्वन जब की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन जो होता है अलग हो जाता है, प्रोटीन जो कि पनीर के रूप में हो जाता है। और तो ये जो होगा, इसका सही उत्तर पनीर होगा। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और वसा जो है एक साथ होते हैं, प्रोटीन और वसा होते हैं, तो एक खमीरीकृत नहीं है ना, मक्खन भी नहीं है, तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा पनीर हो जाएगा, किण्वित खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेश सुरक्षित है? निवेश माने वो पैसे को कहीं एक जगह लगाना, इसको निवेश कहते हैं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र, क्योंकि इसमें सरकार जो है वो, खैर इसमें तो बैंक में बचत दिया, ये भी सही है। जीवन बीमा, ये भी सुरक्षित है। इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा ये सुरक्षित पूछेगा, सॉरी, निवेश के साधन पूछेगा तो ये सभी तीनों होंगे, निवेश के स्थान। और यदि सबसे सुरक्षित पूछेगा तो राष्ट्रीय बचत पत्र, क्योंकि इसको हम बॉन्ड, सरकार इसमें बाध्य होती है, जो अपने कानूनी रूप से वो बाध्यता होती है कि उसको उतने % देना है ब्याज, तो उसके लिए याद रखेंगे इसको। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च, स्टार्च जो होता है, स्टार्च इसको जो हम लोग माड़ी कहते हैं ना, जो कपड़ों में माड़ी देते हैं, तो स्टार्च जो उसका पाउडर आता है, इसको स्टार्च कहते हैं। स्टार्च और नील जो है वो सफेद जो सूती वस्त्र होते हैं उसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है, पहले वीडियो में बहुत चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम होता है? तो निम्न गुणवत्ता मैंने इसको ये सीधे सीधे वायु प्रदूषण न करके, देखिए इसको घुमा के पूछना, निम्न गुणवत्ता वाली, इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इससे क्या होता है, सिर दर्द भी होता है, आंखों में जलन होती है, और सांस लेते हैं तो फेफड़े की समस्या, तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से महिला के प्रजनन अंग है? तो ये हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब भी है, योनि, अंडाशय, ये सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन और आपको बताते चले, महिलाओं में जो हार्मोन, 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन, तो महिलाओं में 3 प्रकार के अन्य हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ओवरी है, ओवरी माने गर्भाशय, ठीक है, OVE हरवाई, ओवरी। और इसके द्वारा ये है 3 प्रकार के जो है वो हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। और पुरुषों में जो एक प्रजनन हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? इसको याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन।
तो ये जो है इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन तो ये टेस्टिस से संबंधित है, तो ये पुरुषों में और ये महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो खाना बनाने के लिए संदूषित माने वही प्रदूषित, जो गंदा कंटेमिनेटेड जो वाटर है, देखिए इसका जो इंग्लिश दिया है कंटेमिनेटेड वाटर। अगला जो है पूछा है कि खाद्य की स्वीकार्यता है। खाद्य की स्वीकार्यता मतलब जब हम भोजन बना ले जाते हैं, थाली में बना ले गए, तो बना ले आने के बाद वो भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, है ना। तो जो उसमें जो भोजन होगा वो सुगंधित, देखने में उसको सुंदर लगना चाहिए, उसे अच्छी गंध आनी चाहिए, रंग उसका अच्छा होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण उसको जो ले जाने का ढंग है ये भी जो है, तो तीनों क्या है निर्भर करता है उसकी मात्रा जो पर्याप्त, बहुत ज़्यादा या नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बना दे तो सब लोग उसको पसंद करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पर्याप्त मात्रा। चलिए बताते चलें कि भारत जो है वो चेचक और प्लस पोलियो, ठीक है ना, पोलियो 2014 में इसको मुक्त हो घोषित हो गया था, ठीक है, और चेचक से भी मुक्त हो चुका है। बताते चलें कि सबसे पहला जो टीका है चेचक का ही आया था, इसको निकालने वाले थे एडवर्ड जेनर, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर, इसको याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग, तो बहुत लोग सोचेंगे कि आंख में पीला रंग दिखाई देने लगता तो आंख प्रभावित होती है, ऐसा नहीं है। इससे जो हमारा यकृत जो है, लीवर काम करना जो है वो बंद कर देता है पीलिया से। अगला पूछा है इसमें एक और क्वेश्चन, मस्तिष्क किससे प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क जो है वो टिटनस से, टिटनस जो होता है तो उससे धनुष टंकार, वो दिमाग जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है। क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन का सबसे समृद्ध सोर्स, तो देखिए ये तीनों सभी के सभी क्या है, ये प्रोटीन के सोर्स है, लेकिन सबसे समृद्ध बोलेगा तो सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और कौन कौन से सोर्स हैं प्रोटीन के, सोयाबीन के अलावा जो है वो पनीर हो गया, पनीर, और प्रोटीन की ये दालें हो गई, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, ठीक है ना, ये सब क्या है प्रोटीन के सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रसवोपरांत मतलब ये सुदिन या डिलीवरी, जैसे तरह बोलचाल की भाषा में डिलीवरी करते हैं, तो इसके बाद जो देखभाल जो की जाती है वो कम से कम 45 दिनों के लिए की जाती है ना। और इसमें दोनों के लिए, माता और नवजात दोनों के लिए, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए, कई बार जच्चा बच्चा लिख देता है, तो इसको भी आप जानते रहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, निम्न में से बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, तो मुद्रा की बचत, हम सेव करते हैं, ऋण देने का भी काम करता है, अब आजकल वो जीवन बीमा भी काम करना शुरू कर दिया है, तो ऋण चुकाना है ना, ऋण चुकाना, ये रीपे जो लोन दिया है, तो यह हमको जो ग्राहक है वो करता है ना, ये बैंक नहीं करता है, ग्राहक करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है, तो परिवार का आकार, परिवार की आय, परिवार का संगठन, ये सभी के सभी प्रभावित करते हैं परिवार संसाधन। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से भोजन, भोजन मतलब हो गया आपका अनाज नहीं कर रहा, भोजन बने बनाए जो भोजन है उसको वो प्रभावित करते हैं, तो सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो था, इनमें से ग्रामीण प्रदूषण का, में ग्रामीण क्षेत्र प्रदूषण का कारण कौन सा है, तो खुले में शौच करना, है ना, ये सबसे सटीक कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आहार आयोजन में क्या आवश्यक नहीं है ना, निगेटिव में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए ध्यान देंगे। तो बर्तन खाना बनाने के लिए होना ही चाहिए, और जो रसोई की विशेषज्ञता यदि विशेषज्ञ है, और समय भी की भी बहुत उसमें मैनेजमेंट में आवश्यकता होती है। व्यंजन पुस्तिका जो है, व्यंजन पुस्तिका जरूरी नहीं कि व्यंजन पुस्तिका हो, है ना। अगला दिया कि आहार या मिलावट, है ना, मिलावट जो होती है वो किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, तो विक्रेता को अधिक लाभ की इच्छा के कारण ये मिलावट होता है, और कम समय में अधिक धन कमाना चाहता है इसलिए भी होता है, भोजन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है, तो लंबवत रेखा, तिरछी रेखा और क्षैतिज रेखा, सबका कौन सा वो वस्तु कहाँ रखना है, कैसे रखना है, सीधा रखना है, तिरछा रखना है, कैसे अच्छा लगेगा, ये सभी, ठीक है। इस पेपर को बनाने में जैसा कि मैंने बताया था
असिस्टेंट प्रोफेसर गुंजन सिंह है, उनका बहुत ही सहयोग रहा, इसके कारण ये पेपर संभव हो पाया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से सभी वस्त्रों की रानी होती है, तो महंगा जो होता है ये रेशमी वस्त्र जो होता है, ये सभी वस्त्रों की रानी है ना। कई बार इसके उसमें पूछ देता है टसर, टसर रेशम और मूंगा है ना, ये रेशम के प्रकार है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक रंग है, तो जानते हैं प नीला, तो ये देखिए इसमें लाल हो गया, पीला, नीला, ये सब क्या है, प्राथमिक रंग हो गया, द्वितीयक रंग जो हो गया हरा हो गया, जो पीला और नीला को मिलाने पर बनता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका कि स्वच्छता संबंधी कौन सी आदत को आपके दैनिक माने रोज रोज नहीं करते हैं ना, तो नहाना रोज आवश्यक है, दांतों को साफ करना, हाथों की सफाई करना है ना, नाखून जो है वो हम साप्ताहिक भी काट सकते हैं ना, इसको याद रखेंगे। तो आप ये वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं, नीचे कमेंट पता कर लें कि कैसे होता है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पोर्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और नया था, इसको याद रखेंगे ना। तो कमेंट करें, लाइक जरूर करें, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है जो बनाने वाला वीडियो उसको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।